हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। आज आप लोगों को सीटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। बाल विकास का साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? पहला है, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उसका आकलन करता है। दूसरा, शिक्षक विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। चौथा है, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो क्वेश्चन कर रहा है, जो कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक विद्यार्थी के चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? पहला है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। दूसरा है, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। चौथा है, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना होता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसमें बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर है क्योंकि बच्चा स्वयं करके या स्व अर्जित ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे के वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार भी भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। चौथा है, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों को जन्म लेती हुई मानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। का कहना है कि पियाजे का मानना है कि पहले विचार आता है, बाद में विचारों को भाषागत रूप प्रदान किया जाता है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा आने पर भाषागत रूप से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? इस कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लिंग समरूपता, लड़की की लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। यहाँ पिता और दादी दोनों में लिंग के संबंध में रूढ़िवादी धारणा देखने को मिलते हैं। वे लिंग के आधार पर कार्यों के विभाजन में पक्ष में है। वे लिंग के आधार पर कार्यों के विभाजन के पक्ष में है दादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, आकलन से विद्यार्थियों की यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उसे ठीक कर सके। दूसरा ऑप्शन है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। तीसरा है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। चौथा है, आकलन तब उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके भय और चिंता का संचार न हो। इसका आकलन का प्रयोग निदानात्मक होता है, विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने में सहायक होता है। आकलन बोध और अनुप्रयोग स्तर पर होना चाहिए, न कि केवल स्मरण शक्ति के ऊपर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और सी हो जाएगा। सॉरी, इसमें दिया गया 1 2 3 4, ए का है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है बी और डी, चौथा है ए और सी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। आकलन से विद्यार्थियों की सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए, खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। चौथा है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने पर जोर दिया गया है, जैसे समावेशी शिक्षा के साथ साथ दिव्यांगों के अनुकूल शिक्षण पद्धति पर बल देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहाँ एक प्रभावित शिक्षक। ऑप्शन नंबर है, समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। दूसरा है, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक समान तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। अगला ऑप्शन है, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समूह में व्यक्ति भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना। जिस वर्ग में सांस्कृतिक विविधता हो वहाँ छात्रों के बीच सांस्कृतिक अंतर का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को किसी एक संस्कृति को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए।
समीप दूराभिमुख दिशा, इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन है सिर पद्माभिमुख दिशा, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता, चौथा है अंतरावैयक्तिक विभिन्नता। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस साइड दिया गया है बच्चे भिन्न भिन्न दर से पढ़ते हैं। सिर से पैर का क्रम, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। पांचवा है सरल से जटिल की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कूट दिया हुआ ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा 2। समीप दूराभिमुख दिशा का हो जाएगा सरल से जटिल की ओर वृद्धि। सिर पद्माभिमुख दिशा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिर से पैर का क्रम। अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से पढ़ते हैं। और अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। दूसरा है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। चौथा है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा सर। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर में विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समयों से सीखना। इसका पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। तीसरा सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समयों की स्वीकार्यता बढ़े। चौथा है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समयों की स्वीकार्यता बढ़े। समयों की स्वीकार्यता बढ़ाने में विविध शिक्षार्थियों के बीच समावेशी कक्षा सहयोग होती है। यह अंतर निर्भरता में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। पहला ऑप्शन है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। दूसरा है बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तीसरा है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। चौथा है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। इसका कूट नीचे दिया गया है। पहला है ABD, दूसरा है ABCD, तीसरा है BCD, चौथा ABC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ABC। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा को विविधता सुनिश्चित करने के लिए भिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देना चाहिए। कक्षा में विविधता को स्वीकार कर शिक्षा को सामाजिक शास्त्रीय शिक्षण पर बल देना चाहिए
ऐसे में अधिगम की अनेक शैलियों को अपनाकर विविधता में प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है। एक समान मानदंड निर्धारित करना उचित नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाली सूचना पट्टों का उपयोग करने की कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं? श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी और सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को समझाने के लिए शिक्षिका छुओ तथा अनुभव करो माध्यम से शिक्षण कार्य कर रही है। जो बच्चे अंधे होते हैं उसके लिए छुओ और अनुभव वाले से उसको पढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षणिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की परिपक्वता पर बल देते हैं। दूसरा, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। तीसरा, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। चौथा है, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों को चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है। इससे विचारों में विविधता का संचार होता है। 14 नंबर है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है, विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों को असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। दूसरा है, विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। तीसरा है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। चौथा, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 3। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। उपर्युक्त पुरस्कार अधिगम अर्जित करने में सहायक होता है तथा सफलता के प्रति प्रेरित करता है। यदि विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार शिक्षण नहीं दिया गया तो वह असफलता का कारण बन सकता है। यह कहना है विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचि पर ध्यान नहीं देना तार्किक नहीं है। बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्यार्थियों की एक अवतरण को पढ़ते हैं फिर उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझा नहीं। तो शायद संभव नहीं और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। तीसरा, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। चौथा है, संभव नहीं क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यदि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण का अलग अलग अर्थ लगाते हैं जैसे सांस्कृतिक अंतर, समझ के स्तर में अंतर या अन्य कारण, तो यह विभिन्न विधियों में प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है, निष्क्रिय या सरल। दूसरा है सक्रिय सामाजिक, तीसरा है निष्क्रिय सामाजिक, चौथा है सक्रिय सरल। का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में स्पष्ट कहा गया है कि अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। दूसरा है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तीसरा है छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। चौथा एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्वतंत्र चिंतन विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में अधिगम का मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा अधिगम के प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन के तरीके विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें वो प्रत्यास्मरण, रटना और समझना, बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली स्तरीकृत कार्यपत्रक। तीसरा है ड्रिल और अभ्यास। चौथा है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में किसी विषय के बारे में ज्ञान की वृद्धि होती है। तर्क से उसकी अवधारणात्मक क्षमता का विकास होता है। निर्णय लेना शिक्षा का कार्यात्मक रूप है। इन सब से विद्यार्थी समस्या का समाधान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों को भोली अवधारणाओं को जानना। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। पहला ऑप्शन है शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करना। दूसरा शिक्षक के हौसले को पस्त कर देना क्योंकि उसने उसका कार्यभार बढ़ाता है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कक्षा में पहुंचने वाली भोली अवधारणा और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान या अभिरुचि जानकर शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही उससे विद्यार्थियों की समझ तथा ज्ञान स्तर का भी पता चलता है। साथ ही प्रभावी शिक्षण की योजना बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता। तीसरा है शिक्षण युक्तियाँ। चौथा है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। कुट दिया हुआ है, पहला AB, दूसरा ABCD, तीसरा AC, चौथा ABC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी चारों विकल्प सही है। शिक्षार्थी की उत्प्रेरणा, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक अधिगम है वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। दूसरा है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। तीसरा है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। चौथा है निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अपने निजी अनुभवों द्वारा ज्ञान की संरचनात्मक सक्रियता का निर्माण सार्थक अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के
प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? पहला है विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। दूसरा है विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। तीसरा है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। चौथा है बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से शिक्षण देना प्रभावशाली अधिगम का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? यानी गलत है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए तब जाके क्वेश्चन। इसमें बोला गया विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है? चारों कथन में से कौन सा गलत है? पहला, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया इससे होती है। दूसरा, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्ति भिन्नता बहुत होती है। चौथा, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया यानी कि ये होता है। विकास यानी सही है। विकास परिपक्व अधिगम पर आधारित होता है, ये भी सही है। तीसरा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता बहुत होती है। प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं होता है। इसलिए कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है? तो विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, ये कहना गलत है। विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन संभव नहीं है, जबकि वृद्धि और परिणात्मक प्रक्रिया है इसका मापन किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। पहला, वंशानुक्रम और पर्यावरण। दूसरा, चुनौतियां, सीमाएं। तीसरा, स्थिरता, परिवर्तन। चौथा, खोज और पोषण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पहला ऑप्शन है समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा है विद्यालय समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा है समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। चौथा है विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय समाजीकरण का पहला कारक नहीं है, परंतु एक महत्वपूर्ण कारक है अवश्य है। समाजीकरण का पहला कारक परिवार तथा आस पड़ोस के समाज होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तुत किए हैं। दूसरा, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तीसरा, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। चौथा है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों को क्रम में बदला जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पियाजे का तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास निरंतर होता है, यह चरणबद्ध हो आवश्यक नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक है कि पहला ऑप्शन है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। दूसरा है वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। चौथा है दूसरों की परिदृष्टि को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। जिन पियाजे के अनुसार संरक्षण से तात्पर्य केवल बाहरी बदलाव से है जबकि भौतिक गुणधर्म पहले की तरह ही बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को का मिलान करने के लिए संगीतात्मक का क्या हो जाएगा? वायलिन वादक भाषिक कवि हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक चिकित्सक हो जाएगा। स्थानिक ये मूर्तिकार हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कुट दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उनतीस का लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा है वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। चौथा है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये लेव वाइगोत्स्की सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इसने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है तथा भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। इनका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? अब पहला ऑप्शन है अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। दूसरा है कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। तीसरा है कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। चौथा है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूने पर आधारित रखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत का प्रयोग केवल पुरुषों के संदर्भ में किया, न कि किसी अन्य के। धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।